दोस्तों आज पेश है फौजी काका और आतंकी आग। प्यारे बच्चों, आज आपको रिटायर्ड फौजी कर्नल भीष्म प्रताप और फौजी काका से मिलवा रहे हैं, जिसके कई वर्षों पहले फौज में रहकर देश की सेवा करने के बाद प्रण किया कि देश के गद्दारों को खत्म करेंगे, जो देश के अंदर ही अंदर दीमक की खा रहे हैं। देश की में फैला रही बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प लिया फौजी काका ने। और हम आतंकवाद, संपादितता और अलगाववाद और न जाने कितने ही दूसरे नामों से पुकारते हैं। आज पुष्ट पलटी और कश्मीर की घाटी आतंकवाद घटनाओं का आनंद लीजिए, जिसे फौजी काका ने आतंकवादियों को नाकुचने चंबवा दिए। सीमा पर देश के भारी दुश्मनों से बहुत लड़ा हूँ, अब लड़ूंगा देश के अंदर बैठे उन दुश्मनों से जो देश के अंदर ही अंदर खोखला किए दे रहे हैं। कसम खाता हूँ अपनी भारत माँ की, जब तक देश की अंदरूनी दुश्मनों को खत्म नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आतंकी आग। एक स्टेशन में जगत बीच में उबड़ खुबड़ कच्चे रास्ते से होती जा रही थी। जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंची, उसने रफ्तार पकड़ ली और थोड़ी देर बाद वैगन जब शहर के जाने वाली सड़क पर मुड़ी तो चालक की आंखों के खौफ उभर आया। ओ पुलिस, सावधान, उसे शक न हो जाए। और अगले ही पल और रुकते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने चालक की खिड़की के निकट निकट गुर्राया। घरेलू सामान है साहब, हुक्म, कागजात दिखाओ। और चालक ने बगल में बैठे व्यक्ति वैगन से उतरकर इंस्पेक्टर के करीब पहुंचा। सामान मेरा है इंस्पेक्टर साहब, ये रहे कागज। ओ, और कागजात देखने के बाद मैं आपका सामान चेक करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फर्ज से मजबूर हूँ। तत्पश्चात आदमी ने विरोध करने का इरादा छोड़ वैगन के पिछले भाग की ओर बढ़ा। और पीछे पहुंचकर आदमी ने ताला खोला और इंस्पेक्टर चौंका। यह है तुम्हारा सामान, खबरदार कोई अपनी जगह से न हिले। और दूसरा पट भी खोला और तुरंत आदेश का पालन किया। लेकिन दूसरे पट खुलते ही धाए 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 आतंकवादियों ने गोलियों की बौछार पुलिस दल को मौत की नींद सुला दिया। इनकी लाशें के साथ पुलिस जीप को भी किनारे लगा दो। यस। और तत्पश्चात आतंकवादी अपना काम निपटा कर उस आदमी के साथ सेकंड वैगन में सवार हुए और वैगन तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। इस घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस कमिश्नर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अधिकारी को संबोधित किया। यह घटना साफ जाहिर होता है कि खतरनाक आतंकवादी शहर में दाखिल हो चुके हैं। वे कभी भी कोई बड़ा कांड कर सकते हैं। शहर के डेड अलर्ट की घोषणा की दी है सर। संवेदनशील इलाकों में कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं और हमें विश्वास है जल्दी ही आतंकवादी पकड़े जाएंगे। गुड रिपोर्ट की इज्जत इज्जत डिपार्टमेंट की इज्जत आप लोगों के हाथ में है। हम आतंकवादियों को उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे सर, मुझे पूरा भरोसा है। तत्काल ही कमिश्नर साहब ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। लेकिन पुलिस के तमाम कोशिश के बावजूद भी धंधा धंधाएं और आतंकवादी दिन दहाड़े वरिष्ठ नेता को गोलियों से भून दिया। और फिर बम बस हत्याकांड के बाद कुछ ही दिनों में और ध्वस्त बस में खून से लथपथ लाशों से आतंकवादी क्रूरता की दहला दिया। और इस अभी ये घटनाओं का खौफ आतंक कम भी ना हुआ था कि कई संवेदनशील इलाके में गूंज उठे, थर्रा उठे। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। यह क्या हो रहा है? पूरे शहर में आतंक की आग झुलस रहा है और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है सर। कोई भी क्लू हाथ लगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही कानून के कब्जे में होंगे। आई डोंट वेस्ट आई वाट एक्सक्यूज मी माई वांट रिजिल। यस सर। और परंतु आतंकवादी
उन्होंने एक एक्शन खुलेआम निर्दोष लोगों की हत्या करके पुलिस के दावे को खोखला साबित कर दिया और कई बैंक लूट लिए। यह सिलसिला अब तक भी जारी था। शहर के पास कॉलोनी सूर्यनगर नेशनल बैंक शाखा ठीक 10:10 पर एक नेत्रहीन व्यक्ति दाखिल हुआ। मुझे मैनेजर से मिलना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ आइए, थैंक यू। और अंदर आइए साहब, और तुम अंदर चलो, ठीक है, और चुपचाप अंदर चलो वरना भेजा उड़ा दूंगा। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं ले। जान की खैर चाहते हो तो अपनी गुद्दी पर हाथ बांध कर लेट जाओ। ओह, और खतरे का अलार्म का अभ्यास होते ही कैशियर ने खतरे का अलार्म का बटन दबा दिया, जिसके साथ सीधे थाने से अलार्म बजते ही थाने में तुरंत गश्त पर कर रही पेट्रोल कार को सूचना मिली। हेलो चार्ली, वन नेशनल बैंक में डकैती पड़ रही है, फौरन वहाँ पहुँचो, हम 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं, ओवर एंड आउट। और उधर आतंकवादी खतरे से बेखबर रुपए समेट रहे थे। ओ पुलिस, जल्दी यहाँ से, खतरे से यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, बस कुछ ही सेकंडों का काम है। और सागिल, तुम वैन स्टार्ट करो, क्विक, ओके। और पुलिस पोजीशन लेकर सतर्क खड़ी थी और साहिल बाहर आया। सब इंस्पेक्टर राम सिंह उसे ललकार, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ओह, लेकिन शकील रुका। तुम लोग वैन में पहुंचो, हरियप। वैन की तरफ बढ़े। अपने साथियों का असर देखकर बाकी आतंकवादी आत्मसमर्पण कर दिया। प्लीज डोंट शूट, हम आपको कानून के हवाले करते हैं। गुड, अब अपने हाथ गुद्दी पर बांध लो और घुटने केवल जमीन पर बैठ जाओ। आतंकवादियों ने आदेश का पालन किया। और कमबख्त, ओह, इस कमबख्त को भी अभी बाहर आना था और अंधा मालूम पड़ रहा है सर। अगले ही पल इंस्पेक्टर राम सिंह चिल्लाए, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। आप आप कौन हैं? गोलियां क्यों चला रहे हैं? अगर यह अंधा आतंकवादियों के हत्थे चढ़ जाता तो मुश्किल हो जाती। विचार दिमाग में आते ही सब इंस्पेक्टर चीखा, पुलिस, प्लीज डोंट राइज, मेरी आवाज़ की तरफ मुड़ो और आगे बढ़ो। ओह ठीक है। अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। तुमने हमें सुरक्षित मुसीबत में डाल दिया, आखिर क्या बात क्या है? जवाब देने की बजाय राम सिंह ने उसे घसीटकर जीप की आड़ में ले गया। जब तक यहाँ न कहूँ यहीं खड़े रहना, ठीक है? और अंधे को हिदायत देकर राम सिंह अपने साथियों के साथ अंधे का हाथ अपनी कोट की जेब में रेंगा और अगले ही पल धाए 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 और समाप्त हो गई। मूर्खों, बैठ बैठ क्यों नहीं तुम? माल समेटो और वैन में पहुंचो जल्दी। आतंकवादी सोते से जागे और नोटों भरे बैग उठाकर वैन में, और फिर जब तक थाने से मदद पहुंची मैदान साफ हो चुका था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी विशेष दल घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन लकीर पीटने से कोई फायदा कुछ नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी वारदात हो गई है और हमेशा की तरह इस बार भी लोग हाथ मलते रह गए। बड़े शर्म की बात है। लोगों का बयान से पता चलता है अंधे का रोल करने वाला व्यक्ति इनका मुखिया था। अगर वह हमारे पास उपलब्ध आतंकवादी की फोटोग्राफर में कोई हुआ तो शहर में ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। यही नहीं सर, यह पहला मौका है जब 3 आतंकवादी पकड़ने में कामयाब हो गई हैं। पर यह क्यों बोलते हो, मुर्दे बोलते नहीं। तभी सर, एक आदमी की तलाशी में यह लिफाफा उसकी जेब से बरामद हुआ है। चौंकते हुए कमिश्नर साहब ने लिफाफा लिया
ओह, इस पर तो कर्नल भीषम प्रताप सिंह का नाम लिखा है और उसकी फोटो भी है। मुझे इस फोटो में मृतक आतंकवादी कर्नल का क्या संबंध हो सकता है? मस्तिष्क में उभरने वाले सवालों से पुलिस गहरी सोच में डाल दिया और सेना सेना भवन के मुख्य द्वार के सामने जाकर रुकने वाली कार उतरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, कर्नल भीषम प्रताप फौजी का था। नमस्ते कर्नल, नमस्ते। और आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक राज गुप्त रखा गया है, लेकिन सारी कर्नल आपके जवाब का केवल चीफ ही दे सकते हैं, और चीफ वेटिंग फॉर यू हूँ। वेलकम कर्नल भीषम प्रताप, वेलकम। ओह, आप मुझे देख कर तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। तुम अगर तुम फौज की नौकरी नहीं छोड़ते तो आज मेरी जगह तुम भी चीफ मिलिट्री सीक्रेट पद पर होते। बैठो, थैंक यू। कहो कैसे? मेरा हाल जानने के लिए मुझे नहीं बुलाया होगा सर। तुम्हारी बात करने के लिए अंदाज नहीं बदला कर्नल। मेरे ख्याल से औपचारिकता निभाने की बजाय आपको असल मुद्दे पर आना चाहिए। तभी चीफ ने फोटो भेजी कर्नल की तरफ दिखा दी। फोटो नजर पड़ते ही फौजी काका चौंके। यह तस्वीर सलमा बहन और अमीन मिसिज कैप्टन हसीन की है। तुम इसे पहचानते हो? फिर चीफ ने नेशनल बैंक में डकैती से संबंधित विस्तार से बताने लगा। मृतक की जेब से यह पता पाए जाने के साफ जाहिर होता है कि देर सवेर तुमसे मिलने जरूर जाता और तुम उसे अपने यहाँ पनाह भी दे देते। मैं कुछ समझा नहीं सर। दरअसल यह आतंकवादी मिस्टर कैप्टन हसीम इकलौता बेटा शकील था। क्या क्या सलमा भाभी इस सच्चाई से वाकिफ है? हाँ। फिर तो उसे अबला पर आसमान टूट पड़ा होगा। बुदबुदाते ही फौजी काका दिल में दर्द की एक लहर सी दौड़ गई और सोचों में अतीत की यादों की परत उधड़ती चली गई। और फिर सोच उसकी सोच में समय पर जाकर स्थित हो गई जब कमांडो ट्रेनिंग में इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे। अलग अलग प्लाटून पर जांबाज युवकों को ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। बहुत जल्दी ही तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, अतः आज तुम्हें देखना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रयासों में कितना सफल हुआ। हम आपको निराश नहीं करेंगे। गुड। और कैप्टन अमित, जा सामने आओ और मुझे से मुकाबला करो। यस सर। कहने के साथ ही कैप्टन अमित लाइन से निकल कर सामने आया और तड़ाक। ओह, एक्सीलेंट सर। यस सर। लो, अब मुझे खड़े होने में मेरी मदद करो। लेकिन मदद के लिए जैसे ही हमीद ने कर्नल का हाथ थमाया और इससे पहले ही हमीद संभल पाता। उप। और फिर आखिर तुम चूक गए मिस्टर माई बॉय। ओह, नाउ गेट अप। और सारी सर, मुकाबले के समय किसी भी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। यही मेरा आखिरी सबक है, हमेशा याद रखना। यस सर। और सर, आपके कमांडोज ने याद किया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये है मिस्टर कर्नल भीषम प्रताप, वेस्ट कमांडो दी आर्मी। जय हिंद सर। आई हैव स्पेशल टास्क फॉर यू कर्नल। ऑर्डर सर। तुम्हें आज रात कमांडो के साथ मिशन पर रवाना होना होगा। यस सर। और तब ब्रिगेड अरोड़ा मिशन की जानकारी देते हैं। जंगल में स्थित दुश्मनी खुफिया अड्डे को तबाह करना बहुत जरूरी है। तो समझिए दुश्मनों का सफाया हो गया सर। मेजर भीषम प्रताप अभी नाकाम नहीं होकर लौटा सर। गुड। इसी अड्डे है और उसी रात हम दुश्मन के गुप्त ठिकाने के ऊपर आकाश में। ऑल इज ओके, नाउ फॉलो मी। यस सर। और यारी हमारी मंजिल। ओके। और इस पर वहाँ पहुँचे कैसे सर? शाक शाक प्रूफ
बेल्टों की मदद से इन तारों के सारे कम अनवॉय और फिर दी जंप नाउ। तुम लोग उस किले में फैलकर जगह जगह टाइम बम फिट कर दो और 50 मिनट के अंदर अंदर हमें हर हालत में लौटना है। याद रखो, बहुत जरूरत पड़ने पर ही तुम लोग साइलेंसर युक्त पिस्तौल का उपयोग करोगे, अन्यथा चाकू खंजर का ही उपयोग करना। फायरिंग के शोर अलग आत्मघाती सिद्ध होगा। यस सर। नव नव फॉल आउट। और आदेश मिलते ही कमांडो बिगिन अलग अलग दिशाओं में ओंझल हो गए। ठीक 50 मिनट बाद, जस शेर, तुम हामिद कुछ नहीं पहुंचे, आते ही होंगे सर। वे जानते हैं उन्हें 15 मिनट बाद बमों के धमाके से इस परखचे उड़ जाएंगे। और जसमेर और हमीद खतरे में हैं सर। ओह, तुम लोग किले से दूसरी तरफ लटक रही रस्सी के सहारे नीचे उतरो। उत्तर की ओर बढ़ो। 10 मिनट मील दूर पर सैन्य हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा होगा। लेकिन सर, मेरी चिंता मत करो, नाउ मूव और क्विक मेरी आदेश है। और कैप्टन प्रवीण और अन्य कमांडो कर्नल का हुक्म मानते के लिए बाध्य हो गए और प्रथम प्रयास करने में कर्नल ने मोर्चा संभाल लिया। और मौका मिलते ही जसमेर और हमीद दौड़कर सीढ़ियों की तरफ लपके, आओ जल्दी करो। लेकिन जैसे ही वे ऊपर आए, दाएं दाएं, तुम लोग नीचे पहुंचो, मैं दुश्मनों को संभाल लेता हूँ। लेकिन सर, बहस मत करो, पहले एक पल। और कर्नल कहने के साथ ही कर्नल आगंतुक सैनिकों को फायर कर दी। दाएं 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 दाएं। और तभी मौका पाकर कर्नल वहां से खिसक लिया। लेकिन अभी वह जमीन से 20-25 फुट ऊंचाई पर था कि तभी किंतु जमीन पर गिरते ही कर्नल नट की भांति कुलाबादी खाता खड़ा हुआ गया। दूसरे ही पल वह जुर्मट में दौड़ा। लेकिन इससे पहले कर्नल सुरक्षित उस स्थान तक पहुंच पाता, किले से गोलियों की बौछार होने लगी। अचानक दाएं और कर्नल एसआई जमीन पर गिरा। इसी पल दुश्मन की बस्ती में गोलियां कर्नल के शरीर को छल नहीं कर पाती। धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। ब्राम, सर आप ठीक है? हाँ, मेरा एक पैर बेकार हो चुका है। आप फिक्र न करें सर। सर मैं हूं न। ओह, दुश्मन हमारे पीछे आ रहे हैं। तो क्या हुआ सर? तुम मेरी खातिर अपनी जान खतरे में मत डालो। उतारो मुझे, इन्हें मैं देखता हूँ। सर, आपको हर हालत में मेरे हालात नहीं से। और पागल मत बनो कैप्टन, दुश्मन को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो रोकिए न सर, आपके पैर घायल हुए हैं, हाथ नहीं। कहने के साथ ही हमीद घूम गया और फिर दाएं दाएं दाएं, वो मरा। लेकिन हमीद खुशी में अपनी तरन सीमा पर नहीं पहुंच पाता कि तभी आह नहीं, और गोलियां उसके शरीर में समा गई। ओह, कैप्टन हमीद के कंधे से छिनक कर जमीन पर जा गिरा कर्नल। और जमीन पर गिरते ही कर्नल ने ऑटो में पोजीशन ले चुका था और दुश्मन का सफाया होते ही कर्नल घसीटता हुआ हमीद के निकट पहुंचा। कर्नल, देखो मैंने तुम्हें देखो तो को ने ख़त्म कर दिया। यू आर ग्रेट सर, पर अफसोस है आप के पैरों नहीं बन पाऊंगा। अब आपको मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा सर। ऐसा मत कहो कैप्टन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सॉरी सर। नहीं। और क्या हुआ कर्नल? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ तो जरूर कर्नल, कहीं खो गए थे तुम। सलमा बहन का जिक्र आया तो अतीत की कुछ यादें ताज़ा हो गई थी। आपको मिशन जेबरा की सफलता की कहानी तो याद होगी। उस वक्त हमारा हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया था और मैं बच गया था। फिर अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद मैं सलमा बहन से मिला। मैंने उसे कहा था कि कर्नल भीषम प्रताप जिंदा है, वह अपने आप को अकेला ना समझे। लेकिन आज उस महान शहीद बेटे
का आतंकवादी रूप, लेकिन आज उस महान शहीद के बेटे को आतंकवादी रूप का परिचय पाकर मेरा कलेजा फट गया। सिर्फ शकील ही नहीं, हमारी घाटी में हजारों बेरोजगार युवक का भविष्य यही बनता जा रहा है। पाकिस्तानी एजेंट धन के लालच में देकर सरहद पार ले जाते हैं और उन्हें ट्रेंड करके हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए भेज देते हैं। और उनके साथ एक ओह यह मुझे क्या मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम ऐसे शख्स हो जो शहर में घाटी में सक्रिय आतंकवादी को खुफिया अड्डों का पता लगाने में हमारी मदद कर सकते हो। मैं हाँ कर्नल, मैं जानता हूँ तुम्हारी फौज में बेस्ट कमांडो रहे हो और बुद्धि में बहादुरी में तुमसे भरोसा है, लेकिन अब वह विभाग को मैं कैसे हमारे विभाग को सौंप दिया है। इनकार करने से पहले इतना जरूर सोच लेना कर्नल, आज भी देश को तुम्हारी जरूरत है। अगर एक अगर आतंकवाद की आग में अभी नहीं बुझाया तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। मैं अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान भीष्म प्रताप माँ की जान की तरह लगा देता हूँ। सर बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें शकील की शिनाख्त तो हो जाने के कारण हमें यह पता लगाने में सफल नहीं था मिली कि वह अपनी बेकारी के दिनों में जब्बार उल अल नाम के आदमी से अक्सर मिलता था। वह चार मार मुंह पूर्व बेगम हासिम अपने फोटो और तुम्हारा पता देकर काम की तलाश में भेजा था। वह गायब हो गया और जब मिला मुर्दा। आपको शक है कि शकील को बरगलाने में जब्बार का हाथ था? बेशक, इस बात में हमारे पास पूरे सबूत हैं। पाकिस्तान जासूस आतंकवादी संगठन के गहरे ताल्लुक हैं। तो फिर जब्बार को गिरफ्तार करने में आप मुझे उससे सब उगलवा सकते हैं। जब्बार इस समय श्रीनगर की जेल में है। कोशिश के बावजूद भी हम उससे कुछ नहीं उगलवा सके। समझ गया आप क्या चाहते हैं। जेल में जाकर उसका विश्वास हासिल करूं और यह जब सब कुछ उगलवा लूं। आप ये जानते चाहते हैं, लेकिन इस काम के लिए अंजाम देने के लिए मुझे जेल सुप्रिटेंडेंट की मदद चाहिए पड़ेगी। तुम्हारी सेना पुल, पुलिस व सेना तुम्हारी पूरी मदद करेगी। इस लिफाफे में तुम्हारे एयर इंडिया का टिकट है और जब्बार की फोटो के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा यह विशेष अधिकार पत्र भी है, जिसके द्वारा मिशन में तुम्हारे स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार प्रदान किया गया है। थैंक यू सर। अब मुझे इजाज़त दीजिए। सफ़र से पहले कुछ आवश्यक तैयारी कर लेना चाहता हूँ। ओके, एल यू विश गुड लक। और अचानक ही कुख्यात अपराधी शेर खान आगमन की खबर मिलते ही सेंट्रल जेल में हड़बड़ मच गई। भागो भागो! और सलाखों में कैद जब्बर जेल में भगदड़ देखकर चौंका। और संतरी, ये कैदी क्यों भाग रहे हैं? शेर खान के खौफ से कैदी पुलिस वालों की रूहें कांप जाती हैं। शेर खान? यह कौन है शेर खान? अरे तू शेर खान को नहीं जानता? शेर खान उस शैतान का नाम है जिसे सैकड़ों कत्ल किए हैं, पर कानून के आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पहली बार पकड़ में आया है। तू बच कर रहना, उसे तेरी कोठरी में रखा जाएगा। अगर तू गुस्सा आ गया तो समझ ले तू गया काम से। ओ और संतरी, ताला खोलो और खुदा मेरी हिफाजत करना। जी भाई। और अब सड़ी जिंदगी भर। शेर खान को कोई कैद रख सकती, हिंदुस्तान में भी वह जेल नहीं बनी। और जेलर करतार सिंह, जेल से शेर खान यहाँ से फरार होने के लिए तुम्हें आत्मा शरीर से छोड़नी पड़ेगी। बहुत चहक रहा है तू, याद रखना जेल से निकलने से ही सबसे पहले पुलिस वालों को चुन चुन कर मारूंगा। तेरी गिदल धमकी से मुझे कोई असर नहीं होने वाला शेर खान। जेलर जाने के बाद हिंदुस्तान कीड़े तुझे मसल कर रख दूंगा। रहम भाई रहम, कौन है तू? जबर खान हूँ भाई, तुम्हारा गुलाम हूँ। क्या चाहता है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तू मेरी मदद कमबख्त, तू तो पहले ही बेबस है। आप मेरी असलियत से वाकिफ नहीं है।
मुलाकात में ऐसी हस्ती से करा सकता हूँ जिसकी मदद से आप चाहे हिंदुस्तान को तबाह कर सकते हैं। शेर खान को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। आप अकेले पुलिस की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते शेर खान भाई। हुक्म मिलने पर मेरी मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन हम भी नहीं वही चाहते हैं। जब बस एक बार कोठरी से निजात मिल जाए, देख लिया नासिर का कमाल, तो फिर ठीक है, आज रात तैयार रहना। और इतना कहकर शेर खान फुसफुसाने लगा और फिर बचाओ बचाओ, ओह बचाओ, आहा। और संतरी तना चीख उभर गई और जब्बार मार गया, समझो मेरी नौकरी गई। ये छोड़ दे। नहीं छोड़ता, मेरी तेरे में हिम्मत है तो बचा इसे, बुगू बुगू। और शेर खान धमकी सुनकर कमबख्त आते ही गड़बड़ शुरू कर दी। तोड़ डालो साले की हड्डियाँ, तड़ाक तड़ाक। और इससे पहले इंस्पेक्टर खतरे को वापा था, डिशूं डिशूं। और खबरदार अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा, जल्दी कर भाई शेर खान, रास्ता साफ है। तभी जेल में वातावरण में खतरे की घंटी की आवाज़ गूंजी। रतन खान भाई, मुझे लगता है हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, तू मेरे रहते फिक्र मत कर। और कूद, इतनी ऊंची खुदाई, मर जाना पड़ेगा। अरे घबरा मत, कूद जा, नहीं होगा, नदी है, पहले मैं कूदता हूँ। और शेर खान कूद गया और सचमुच नीचे नदी थी। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। और इससे पहले कूदता धाए और गोली लगने से लड़खड़ाया। और जब्बर खान शेर जबर खान शेर खान मजबूत हाथों में थाम लिया और जल्दी ही आ और नदी के तट पर पहुंचकर शेर खान ने जबर खान के कंधे पर लादा और रास्तों पर चलता हुआ एक सराय में पहुंचा। इसके पाँव में गोली लगी है, किसी डॉक्टर का इंतजाम करना होगा। यहाँ किसी डॉक्टर को लाना मुश्किल नहीं है। तो फिर मुझे डॉक्टर का काम करना आता है। आह, अब कोई खतरा नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, शुक्र है खान भाई, अब काफ़ी राहत महसूस हो रही है। और एक घाटी में एक विशाल जनसभा, महाराज स्वतंत्रता सेनानी कार्यक्रम में आचार्य गोविंद शास्त्री जी कह रहे थे, जिस आज़ादी के लिए हजारों की बेटों ने कुर्बान किए हैं, आज खतरे में है। और सदियों तक टुकड़े में बांटे सावधान गुलामी आज़ाद करी, और आज फिर उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश की जा रही है। कुछ भ्रष्ट कट्टरपंथी लोग जाति धर्म के नाम पर लड़ाई कुर्सी की राजनीति खुले में कर रहे हैं और देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाकर हमारे पड़ोसी मुल्क गुमराह नौजवानों को भटकरा कर खून की होली खेल रहे हैं। इसलिए आज देश के आतंकवादी की आग में जल रहा है, और इस आग को अगर बुझा न सके तो आज नौजवान नौजवान जागो, भारत सपूत्र जागो। आज माँ भारती की उम्मीदों पर तुम पर टिकी है। हम देश की आज़ादी को नहीं मिटने देंगे। हम एक हैं और जुदा नहीं रहेंगे। और आचार्य है जिंदाबाद जिंदाबाद। यह शास्त्री का बच्चा कुछ ज़्यादा ही पढ़ा रहा है, इसे के पर काटने पड़ेंगे। तभी टीवी पर एक आदमी टीवी ऑफ कर दिया। उस पागल का भाषण सुनकर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पता नहीं लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। उन लोगों को कुर्सी के जाने का खतरा नहीं होता। और उधर सरहद पर खुफिया परीक्षण केंद्र, तुम लोगों अपना काम बेखूबी अंजाम दिया। जनरल खुश होकर तुम लोगों को आज़ादी का हुक्म दिया है। और जनरल डेंग जिंदाबाद जिंदाबाद। और एयरपोर्ट पर पहुंचो, तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा दिया जाएगा। अब तुम लोग अलग अलग देशों में जाकर नए नए सिरे से नई जिंदगी शुरू कर दो, हुर्रे। और हुक्म मिलते ही बेस्ट ऑफ लक बॉयस। और ग्राउंड पर नज़ारा जनरल डैंग के कक्ष में बैठा टीवी पर देख रहा था। अचानक ही पुकारा, अब तुम लोग इस दुनिया में पहुंचने का वक्त हो गया जहां कानून
तुम तक नहीं पहुंच सकते। और अगले ही पल जनरल डैंग की उंगली बोर्ड पर और उंगली दबाव पड़ते ही धड़ाम और कक्ष में लगा बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। जनरल डैंग ऊपर चेहरा उभरा। हाँ जनरल, किसका इंतजार था? कहो इस बार कितने आदमी लाए हो? गुड, 500 उग्रवादी हमारे कैंप में ट्रेनिंग लेंगे। पूरे 200 छोकरे हैं जनरल। उप इतनी जल्दी हिंदुस्तान भेजो, हमारा उतना ही जल्दी अपने अंजाम पर पहुंच जाएगा। एक खुशखबरी और है जनरल डांग, इस बार ऐसे नगीने साथ लाया हूँ जिससे हमारे मिशन को कई फायदे साबित होंगे। और तत्वतः शेर खान के बारे में विस्तार से बताने लगा। और ऐसा शेर जो जनरल जनरल जिसे धाड़ से पूरे हिंदुस्तान कांपने लगता है, तब तो उसे ज़रूर मिलेंगे। और जब अब से हिंदुस्तान में मौजूद हमारे आदमियों की बुनियाद तुम नाम नुमाइंदगी तुम करोगे शेर खान। मुझे इतने जल्दी इज्जत बख्शने का शुक्रिया जनरल। वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होगा। शाबाश शाबाश, हमारे हमें तुम्हारे और साथियों की जरूरत है। और उधर रेडियो सिग्नल की आवाज़। जनरल डैंग मुड़ा और उसकी उंगलियों कंट्रोल बोर्ड पर बटनों पर थिरकने लगी। जल्दी स्क्रीन पर नेता व्यक्ति का चेहरा उभरा। हेलो जनरल, जनरल डैंग हियर रिपोर्ट। चंपक शर्मा, खबर बहुत बुरी है जनरल। यह सरकार बहुत जल्दी ही घाटी में चुनाव करवाने की सोच रही है। ओह, इसका मतलब घाटी में विद्रोही नेताओं का जनरल से सीधा संपर्क है। अगर हमारी अगर चुनाव हुआ तो हमारी हार निश्चित है, क्योंकि अपराधी गोविंद शास्त्री ने की रुख का हवा का रुख बदल दिया है। लोगों उसके इशारे पर नाचते हैं। में हमारे हाथ से पंजाब तो हमारे हाथ से निकल चुका है, कश्मीर भी निकल जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। जब तक आचार्य आचार्य जीवित है कुछ नहीं हो सकता जनरल। और आचार्य के रूप में फिर एक गांधी जन्म ले रहा है। मत भूलो, जब जब गांधी जन्म लिया है, उग्रवाद की गोलियों का सीना छलनी कर दिया है, आचार्य की मौत भी मरेगा। कहने के साथ ही जनरल डैंग ने स्वयं विच्छेद कर दिया। हा हा, बदल चुके हैं मेजर इकबाल। तुम लोगों को इस बार लाइक 15 दिन में ट्रेंड करना होगा। ऐसा ही होगा जनरल, और हम एक दिन में कर देंगे। हम हम एक एक रात में कर देंगे। लगता है जनरल दिमाग खतरनाक षड्यंत्र रच रहा है। और गुड, अब तुम जा सकते हो। और ठीक 15वें दिन 100 लड़के पूरी तरह ट्रेंड कर दिया गया है। आज रात तुम हमारी निगरानी हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करोगे, लेकिन सीमा पार करने पर जब्बर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हिंदुस्तान पहुंचने के बाद एक आदमी को हिंदुस्तान के कोने कोने में स्थित हमारे ठिकानों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। आज 9 अगस्त 14 अगस्त से पहले अपना काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त को आचार्य गोविंद शास्त्री राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रहण करने नेहरू हाल में पहुंचेंगे और उनकी हत्या की जाएगी। हत्या की खबर मिलते ही हमारे आदमी धर्म जाति के नाम पर दंगा भड़काएंगे और हिंदुस्तान की धरती पर खून से लाल हो उठेगी। और शायद और शुरू होते ही वहाँ की सरकार चुनाव करवाने का ख्याल छोड़ देगी। अंदरूनी खून खराबे को रोकने की कोशिश में जुट जाएगी। इसी का मौका फायदा उठाकर फौजी कश्मीर में घुस जाएंगे और कश्मीर आसानी से हमारे कब्जे में आ जाएगा। हा हा हा। और ठाकों से कमरा गूंज उठा। और फिर उसी रात ट्रक में सवार होकर आतंकवादी काफिले भारत की सीमा की ओर चल दिए। और पहाड़ी मार्ग तय करते हुए जैसे ही किले जंगल के इलाका शुरू हुआ, आतंकवादी के ट्रकों से उतरने का आदेश दिया। नीचे उतरो हरिया। और तत्सात पैदल यात्रा आरंभ हो गई।
सभी आतंकवादी ट्रक से उतरे। रुक जाओ, यह ऐसा क्यों कर रहा है? जब तक हम हुक्म न दूं किसी कोई जगह जब तक मैं हुक्म न दूं कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। आखिर बात क्या है? आओ बताता हूँ। और शेर खान जबरन खान के चला। और कुछ दूर बाद, क्या देख रहे हो? तुम भी देखो हूँ। और फिर शेर खान ने कैंट में आई दूरबीन की मदद से अंधेरे में दूर देखा और आंखों से हटा लिया, लेकिन चौंका पड़ा। वह क्या है? क्या देखा? कोई नहीं, मिल्क मिल्क टेंडर सीमा सड़क पर आ रहा है। कैंटर मिल्क ट्रक सीमा सड़क पर आ रहा है। उस कैंटर में कोई कैंटर खाली है। उस उस कैंटरों में कोई कैंटर खाली है। ओ, इस समझा, खाली कैंटरों में छिपा कर आदमियों को घाटी में पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल ठीक समझे। अब आओ, अब आओ, फिर मैं अपना इशारा बिल्कुल 25 मिनट की टोली में आदमी को आगे भेजता रहना, ठीक है? और फिर मिस्टर खान युवकों को चल दिया और जबर अगले आदेश की प्रतीक्षा करने और जबर खान के इशारा मिलते ही, चलो पहले 25 आदमी उठो और तेजी से सीमा की तरफ बढ़ जाओ। और फिर आखिर टोली विदा करने के बाद जबर, हम भी समय रहते सीमा पार कर लेनी चाहिए। सारी खान भाई, तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। सीमा में तुम अकेले ही पार करना होगा, लेकिन और जबर खान, शेर खान परेशानी भाग चुका था। उसे थमा दी। और इस डायरी को हमारे लिए खुफिया ठिकानों के पते और फ़ोन नंबर दर्ज है। इसी मुझे जरूरत थी। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा काम पूरा हो गया, मेरा काम अब शुरू होगा मेरे बच्चे। और क्लिक क्लिक, हेलो हेलो, ब्लैक एजेंट कॉल रिपोर्टिंग। शेर खान ट्रांसमीटर से संबंधित स्थापित करने लगा। लेकिन जैसे लेकिन अगले ही पल, जैसे ही उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिलती, कनपटी पर रिवॉल्वर की नाल का सख्त एहसास जाग उठा और साथ ही जबर के कानों में शब्द गूंगा, डोंट मूव शेर खान, हिंदुस्तान के जासूस, तेरा खेल खत्म हो चुका। ओ, फिर शेर खान के हाथ में ट्रांसमीटर झपटते हुए घुराया। जनरल को शक ठीक निकला। हेलो हेलो हेलो। और जबर खान ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अगर अगर जनरल ने मुझे तेरे पीछे रहने और तुझ पर नजर रखने का आदेश न दिया होता, तब तक बहुत बड़ा धोखा खा जाते। अब तुम कोई सूचना अपनी सरकार को नहीं दे पहुंचा पाएगा और मरने के लिए तैयार हो जा। जब तू मेरी असलियत जान चुका है तो फिर यह भी जान ले मैं कौन हूँ। इतना कहकर शेर खान के चेहरे पर मास्क उतार फेंका और असली चेहरा दिखा दिया, फौजी काका। और जबरन खान आश्चर्य से, वह लहजा फौजी काका के लिए काफी था। तड़ाक, लेकिन जमीन पर गिरते ही संभला। अब तू बच नहीं सकता फौजी। चला गोली देख, यह कि तेरी गोली इस फौजी का सीना छू पाती या नहीं। और आश्चर्य की सीमा नहीं रही अगले ही पल। लेकिन फौजी काका फुर्ती चुस्ती सामने निशाना चूकता चला गया। इसी बीच फौजी काका ने जब्बार को रिवॉल्वर अपने कब्जे में लिया और धाए। आह। और जब्बार अपनी आरजू मन में समेटी परलोक सिधार गया। पश्चात, हेलो हेलो ब्लैक रेज ओवर, तुमने संपर्क क्यों काट दिया था? और फौजी काका कारण बताने के बाद बोले, सर, 500 टैंक आतंकवादी मिल्क टैंकरों में बिठाकर धम इलाके से होते हुए घाटी में जा रहे हैं। और ठीक है, आगे बोलो और बाकी बातें मिलने पर होगी। तत्पश्चात फौजी काका ने चीफ को अपनी स्थिति की जानकारी दी और संवेदी विच्छेद कर भारत की ओर चल पड़े। अभी वह भारतीय सीमा में दाखिल होकर सड़क की ओर बढ़े थे कि एक हेलीकॉप्टर वहां लैंड हुआ और एक सेनाधिकारी नीचे उतर कर आया।
मैं गलत नहीं हूँ। आप कर्नल भीषम प्रताप हैं। आपने ठीक पहचाना। चीफ ने मुझे आपको लेने के लिए यहाँ भेजा है, परंतु तुरंत आपसे मिलना चलने। ठीक है, चलिए तुरंत ही। कर्नल डायरी में लिखे नाम ठिकानों पर छापेमारी का क्रम जारी किया। 2000 से अधिक आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। इसमें कोई कट्टर आतंकवादी भी हैं, लेकिन क्या? हमारे जांबाज छापामारों को शर्त पर स्थित जनरल डेंग के गड्ढे को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन जनरल डेंग उसमें कुछ साथियों को नहीं पकड़ा जा सका। लगता है उससे पहले खतरे की सूचना मिल चुकी थी। लेकिन सर, साफ होता है कि हमारे आला अफसरों में कुछ डेंग से मिले हुए हैं और डायरी में लिखे हुए टेलीफोन नंबरों को चेक किया और उम्मीद है बहुत से आतंकवादी सूत्रों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी सर। आचार्य जीवन पर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है। जनरल डेंग फरार हो जाने के बाद खतरा और बढ़ गया है। डोंट वरी, आचार्य की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मैं सुरक्षा प्रबंधों की जांच करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल अरोड़ा से मिल दो और उन्हें सूचित कर देता हूँ। थैंक यू सर। और तत्पश्चात फौजी काका वहाँ से चले गए। 14 अगस्त को फौजी काका समय रहते ने पहले नेहरू हॉल में पहुँच गए। सब ठीक है सर, आपके आदेश अनुसार सारे प्रबंध किए जा चुके हैं और हाल के इस ढंग से कमरे में कैमरे फिट किए गए हैं। वहाँ होने वाली हर हरकत हमसे छिपी न रहेगी। इसके अलावा सादी वर्दी में हमारे आदमियों के बीच में हर जगह मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी के चेकअप में सख्ती से पालन किया जाएगा। गुड। निश्चित होने के बाद फौजी काका वहाँ से निकल चले और कुछ देर बाद ही नेहरू हॉल में तिल रखने की भी जगह नहीं बची। मंच पर सामने आचार्य गोविंद शास्त्री, जनरल कर्नल कांत बैठे हुए। मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। निर्धारित समय पर स्थानीय नेता पूर्व मंत्री के रसूख अहमद ने उठकर माइक संभाला। भाइयों बहनों, हमें खुशी की बात है कि हमारी सरकार के महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता आचार्य को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है और मैं श्री श्रेष्ठ आचार्य जी को प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर आएं और कर्नल साहब से कमलों से सम्मान ग्रहण करें। फिर गवर्नर साहब ने खड़े होते ही आचार्य जी उठकर मंच की ओर वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी आचार्य मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि फौजी काका ने बुरी तरह चौंकी। अगले ही पल और कुछ समय बाद, तुम उधर बंदूक की गोली चली, इधर हाल में अंधेरे में डूबे। इसी के साथ हाल में भगदड़ मच गई। दाएं दाएं फौजी काका लाभ अंधेरे का लाभ उठाकर इसी रहस्य में शायर ने फौजी काका पर गोली दाग दी। ओह, और दूसरा मौका नहीं मिला। फौजी काका ने बंदूक उसके हाथ से छूट गई और इससे पहले संभल पाता, धड़ाक धड़ाक, लेकिन साया भी जटिल फुर्तीला था। धड़ाक और फौजी काका तुरंत संभल पाते इससे पहले ही साहेब के पीछे आती मजबूत हाथों से दबोच लिया। मुझे छोड़ दो, कातिल भाग रहा है। यू आर अंडर अरेस्ट कर्नल भीषम। वाट तुम जानते हो तुम लोग की बेवकूफ़ी के कारण अपराधी भागने में सफल हो गया। अपराधी कौन? अपराधी फैसला अदालत करेगी। और अधिकारी फौजी काका के हाथ में बंदूक ले ली। इसे ले चलो। यस सर। और सैनिक फौजी काका को ले चले। किसका हाथ हो सकता है इस षड्यंत्र में? और कमरे में बंद एक विशेष अदालत फौजी काका के आचार्य गोविंद शास्त्री की हत्या का मुकदमा चलाया। सरकारी वकील ने बहस बातचीत छोड़ फौजी काका पर बंदूक पर पाए गए उंगलियों के निशानों से कैप्टन जसवंत कोठरी गवाही के यह साबित हो चुका है कर्नल भीषम प्रताप ने आचार्य जी की हत्यारे हैं। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की जाती है मुजरिम को सजाए मौत की सजा दी जाए। तभी कर्नल भीषम प्रताप, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? यस योर ऑनर। और द्वारा इजाज़त देने पर योर ऑनर, मैं इस हत्या के षड्यंत्र में सुनिश्चित ढंग से फंसाया गया हूँ। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैंने पहले कैप्टन जसवंत कोठारी और
विनत बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ और जयंत कोठारी कोटकरे में पेश किया गया। कैप्टन कोठारी, क्या तुम यह बंदूक या वही बंदूक है जिसने आचार्य की हत्या हुई? हाँ, विशेष रिपोर्ट तो यही कहा है कि यही आचार्य के शरीर से निकली गोली इसी इसी के बोर से की थी। गुड। यह बताओ कि तुमने आपको निशाना कितना भरोसा है? मैं निशान मैं निशानेबाज में 2 नेशनल चैंपियन खिताब जीत चुका हूँ। वेरी गुड। इस बंदूक से कुछ गोलियां शेष होंगी। आप मुझे पर निशाना साध कर गोली चलाइए। यह तुम क्या कह रहे हो कर्नल? अपनी बेगुनाही का सबूत साबित करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह कहकर फौजी काका ने अपने अधिकार का हवाला देते हुए अदालत का चलाने का आदेश लिए मजबूर कर दिया। आदेश मिलते ही कैप्टन कोठारी ने निशाना साध कर गोली दागी। दाएं। ओ नो, ओ गॉड। अदालत में सन्नाटा भंग करती हुई फौजी काका ने कड़कदार आवाज गूंजी, योर ऑनर, कैप्टन कोठारी का निशाना इतना करीब से चूक गया तो गैलरी की ऊंचाई से आचार्य जी को कैसे निशाना बनाया जा सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मिलर्ड, यह कहना चाहता हूँ कि यह बंदूक कुछ ऐसी खराबी है जिससे गोली निशाने पर नहीं लग सकती। इस बात का अभ्यास मुझे तभी हो गया था जब साहिल ने मुझ पर करीब से गोली चलाई, उसका निशाना चूक गया। तो फिर बंदूक में गोली आचार्य के शरीर में कैसे लगी? दरअसल गोली इसी बोर की साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से मंच के सामने पंक्ति में मौजूद अन्य व्यक्ति ने चलाई थी। वाट? शायद आप भूल रहे हैं कि हाल में सिर्फ दो गलियारे गोलियों की आवाज़ सुनी थी और दोनों गोलियां इसी बंदूक से चलाई गई जो आपके हाथ में है। गोलियां 3 चलाई गई थी महोदय। गोल तीसरी गोली साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से चली थी जिसकी आवाज़ शोर शराबे के कारण सुनी न जा सकी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय मंच के सामने पंक्ति में मौजूद गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे और कातिल भी उन्हीं में से एक है। कहानी अच्छी है। अदालत सबूत मांगती है कर्नल। सबूत मेरे पास है। क्या क्या सबूत तुम्हारे पास है? योर ऑनर, हत्यारे पर मेरा ध्यान मंच से हटाने की चाल चली थी, पर सर्वप्रथम हत्यारे के साथी एक गोली चलाकर लाइट गुल करने का सिग्नल दिया था और अंधेरा होते ही हत्यारे ने अपना काम कर दिया। जनता लाइट गुल होने के बाद कैमरा अपनी इसी हरकत को नहीं पकड़ पाया और यही पर चूक गया। जो क्या आप जानते हैं हत्यारा कौन है? जी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही जान जाऊंगा हत्यारा कौन है। कहने के साथ फौजी काका ने चीप को इशारा किया। चीप ने कैसेट फौजी काका के पास भिजवा दी। कैसेट हाथ में लेते ही, यह है बैटरी संचालित वीडियो कैमरा रिकॉर्ड की गई कैसेट, जिसे देखते ही सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बकवास कहता हुआ कर्नल कमलकांत फौजी काका की तरफ बढ़ा और फिर निकट पहुंचकर, लाओ यह कैसेट मुझे दो। मैं जानता था पोल खुल जाने के डर से हत्यारे को चैन से नहीं बैठेगा। तुम मुझ पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारी यह जरूरत? कहने के साथ ही कर्नल ने रिवॉल्वर निकाल करने की कोशिश की, लेकिन फिर इससे पहले ही वह संभला। पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। आखिर तुम चूक चूक हो गई जनरल डेंग। क्या तुम मुझे पहचान लिया फौजी? हाँ, काश मैं तुम्हें नेहरू हॉल में पहचान लेता। आचार्य जी की जान न गंवानी पड़ती। पश्चात डेंग के चेहरे पर जनरल का नकाब नोच लिया और तुम्हारे रंगे हाथों पकड़ने के तुम्हारी चाल को विफल करने के लिए मैंने यह नाटक खेलना पड़ा। जिस कैसेट को तुम अपने जुर्म का सबूत समझ रहे थे वह ब्लैंक है। ओह, तुम सचमुच ही जीनियस हो फौजी। मुझे अफसोस है, तुम्हारी तमाम कोशिशें बेकार साबित होंगी, क्योंकि
जनरल को अपने परिवार, मेरे साथियों को नज़रबंदी, गवर्नर हाउस में नज़रबंद है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे साथी गवर्नर और उसके परिवार को ख़त्म कर देंगे। ओह, यह ले जाओ यहाँ से कमीने को, सेट अप यू रास्कल। और फौजी के आदेश का तुरंत पालन किया गया और कुछ देर बाद कर्नल गेस्ट हाउस के चारों ओर से घेर लिया गया। तुम चारों ओर से घेर चुके हैं, तुम्हारी भलाई इसी में, बंद को रिहा कर का आत्मसमर्पण कर दो। आधे घंटे तक तुम लोगों को ने आदेश का पालन नहीं किया तो हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई करने से पहले खिड़की पर गवर्नर के परिवार को विषय में सोच लेना और आगे बढ़ा तुम्हारा एक भी कदम मौत का जिम्मेवार होगा। अगर गवर्नर उसके परिवार की रिहाई चाहते हो तो जनरल डैंग को हमारे सुपुर्द कर दो। साथ ही एक हेलीकॉप्टर का भी प्रबंध करो ताकि हम सुकुशल सरहद पार कर सकें। यह संभव नहीं है, तुम्हारी मांग पूरी नहीं की जा सकती। तुम्हें सिर्फ 2 घंटे का समय देता हूँ, उसके बाद हा 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 हा। और मैंने मौके की नज़ाकत भागते हुए फौजी काका ने माइक संभाल लिया। गवर्नर साहब के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी मांगें पूरी करने का आश्वासन देता हूँ। तुम काफ़ी समझदार हो कर्नल विषम प्रताप। यह तुम क्या किया कर्नल? तुम जानते नहीं हो हम किस कीमत पर जनरल डैंग को रिहा नहीं कर सकते। जनरल गवर्नर साहब, रिहाई के लिए यह ज़रूरी हो गया है चीफ। हम बेबस गवर्नर के परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकते। इतना कहकर फौजी चीफ जीप से रवाना हो गई और लगभग 1 घंटे बाद हा 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 और कुछ ही पलों में छत पर खड़ा था। हमारी मांग पूरी कर दी गई, अब हमें गवर्नर साहब को छोड़ दो। अवश्य छोड़ देंगे, लेकिन सरहद पार करने के बाद धोखा और धोखा खाने के बाद धोखा देना बेहतर है ऑफिसर। उड़ चढ़ो जल्दी। गवर्नर के हेलीकॉप्टर में पहुंचने के बाद जब इकबाल को चढ़ने की कोशिश की, धड़ाम। और फिर इससे पहले इकबाल और साथी भाग पाते, दाएं दाएं दाएं। पलक झपकते इकबाल के साथी मौत की नींद सुला दी गई और इधर इकबाल संभल पाता भी न पाया था। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है बच्चे। यह क्या जनरल? मैं जनरल नहीं, तेरा बाप कर्नल भीष्म। कहने के साथ ही जनरल ने डैंग के चेहरे का मास्क उतार फेंका और उप अब पता चला डैंग को जेल में इंतजार कर रहा है। और फौजी काका की सफलता मिलते ही सेना के जवान इमारत में दाखिल हो गए। जल्दी ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। थैंक यू कर्नल। मुझे तुम तो मुझे जो उम्मीद थी तुमसे कहीं ज़्यादा कर दिखाई। देश में तुम पर नाज है, इसलिए मुझे अफसोस है कि आतंकवादी के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक महान व्यक्ति को हम नहीं बचा सके जिसे देश की आज सख्त जरूरत थी। फौजी काका प्रधानमंत्री पुत्र चीफ के हाथ में थमा दिया और थमे समारोह में चलते हुए नजरों से ओझल हो गया। समाप्त दोस्तों।